कल का हमारा डिस्कशन था अबाउट बिल्डर प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट अलॉटमेंट केसेस में किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। ठीक है जी। आज हम बिल्डर प्रॉपर्टीज में एक और सिस्टम होता है, वो सिस्टम होता है अलॉटमेंट ट्रांसफर का। अलॉटमेंट ट्रांसफर इन बिल्डर डायरेक्ट अलॉटमेंट। बिल्डर के केसेस में जो डायरेक्ट अलॉटमेंट वाले केसेस होते हैं उसमें अलॉटमेंट ट्रांसफर होता है। क्या होता है, जैसे मान लो आज शालिनी ने किसी प्रॉपर्टी को बुक किया, बिल्डर के यहाँ पे डीएलएफ की कोई प्रॉपर्टी बुक करी, ठीक है। और अब शालिनी को वो प्रॉपर्टी नहीं रखनी, आगे नहीं रखनी। अब प्रॉपर्टी अभी बनी नहीं है, ठीक है, सिर्फ बुक किया है इन्होंने। या बुक करने के बाद जो मैंने आपको बताया था ना, पेमेंट प्लान बनता है, बुक करने के बाद 1 2 3 4 पेमेंट दी है। अब शालिनी उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती। कंटिन्यू नहीं करना चाहती, उसके कई रीजन हो सकते हैं। एक कोई पर्सनल रीजन हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि उस शालिनी को उस पे जो शालिनी ने वहां इन्वेस्टमेंट करी हो, और इन्वेस्टमेंट में मान लो उसने 2000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब उसके रेट 3000 रुपये या 2500 रुपये स्क्वायर फीट, यानी कि रेट बढ़ गए हैं। अब वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहती है वहां से, ठीक है। तो अगर शालिनी उस प्रॉपर्टी पे अप्रेजल, जो प्रॉपर्टी का अप्रेजल हुआ है, उस प्रॉफिट को बुक करके निकलना चाहती है, तो क्या कहती है वो, मानवी को होती है मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहती हूँ। आज की डेट में यहाँ पे 3000 का रेट है, तुम्हें 2700 रुपये में खरीदेगी। तो अगर आज की डेट में वो प्रॉपर्टी मानवी जो है डीएलएफ से खरीदने जाती है तो वो 3000 की मिलती है, लेकिन शालिनी ने वो 2000 की खरीदी थी, पुराने टाइम पे खरीदी हुई थी। तो शालिनी उसको ऑफर करती है कि तुम ऐसे 2700 में 2800 में ले ले, तो 200 रुपए का तुझे फायदा नजर आता है, तो तूने तुरंत बेच दिया, तो अलॉटमेंट ट्रांसफर हो गया। अब इस केस में क्या होगा, अलॉटमेंट ट्रांसफर में आपकी प्रॉपर्टी ए पार्टी से बी पार्टी को ट्रांसफर हो जाएगी। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। नहीं, इसमें प्रॉपर्टी अभी कंप्लीट नहीं हुई ना, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने बताया ना पेमेंट प्लान, हाँ अंडर कंस्ट्रक्शन ही हो सकता है। जैसे ही प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी वैसे तो सेल डीड हो जाएगी, सेल डीड के बाद तो फिर फर्दर सेल डीड ही हो सकती है। तो पहले अभी जो भी अथॉरिटी है जिसने अभी अथॉरिटी नहीं है, बिल्डर की बात कर रहे हैं हम। तो उसी से लेते हैं ना डायरेक्ट। हाँ, अथॉरिटी इसमें बिल्डर के केस में अथॉरिटी का रोल खत्म हो चुका होता है। अथॉरिटी का कोई रोल नहीं होता बिल्डर के केस में। अथॉरिटी और बिल्डर के बीच का रोल होता है, अथॉरिटी और कस्टमर के बीच का कोई रोल नहीं होता। अब कस्टमर के लिए जो बायर है, प्रॉपर्टी का बायर है, उसके लिए बिल्डर ही अथॉरिटी है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, जैसे सबसे पहले तो जो अथॉरिटी होगी उसी ने डेवलपर को अलॉट करा है, हाँ, है ना। तो अब जिसको डेवलपर को अलॉट किया है एक पीस ऑफ लैंड, उस पीस ऑफ लैंड में एक पर्टिकुलर फ्लैट या प्रॉपर्टी जो है हमारे डेवलपमेंट के लिए एक पीस ऑफ लैंड दिया है। उस पीस ऑफ लैंड पे फ्लैट्स बनने हैं या मकान बनने हैं, फ्लोर बनने हैं, जो भी बनना है, उसमें से एक फ्लोर या एक फ्लैट शालिनी ने खरीदा था। वो फ्लोर या वो बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी वो पूरा नहीं बना है। जब तक वो पूरा नहीं बनना है तब तक वो प्रॉपर्टी अलॉटमेंट ट्रांसफर के थ्रू रूट होएगी, अगर वो बीच में कोई बेचना चाहेगा तो। हाँ, जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वो सेल डीड या कन्वेंस डीड, जो भी उस स्टेट का प्रोसेस होगा उस स्टेट के हिसाब से। क्लियर है। अब जैसे ये बुक किया, ऐसे ही अगर मान लो तू भी फर्दर आगे उसको बेचना चाहेगी, जब तक प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो अलॉटमेंट ट्रांसफर पे चलती रहेगी। तो जो हमारे डायरेक्ट अलॉटमेंट में डॉक्यूमेंट्स हमने बताए थे, उसके साथ साथ इसमें 1 2 चीजें एडिशनल हो जाएंगी। एक तो हमारे पास मान लो ए पार्टी डायरेक्ट अलॉटी था, ए टू के बी के बीच में एटीएस आ जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। और दूसरा इसमें आ जाएगा ट्रांसफर परमिशन, और तीसरा इसमें आ जाएगा एनओसी या एनडीसी। इसमें देने की अथॉरिटी परमिशन, ये परमिशन बिल्डर की आएगी, बिल्डर से परमिशन होगी ना,
बिल्डर ने ए पार्टी को प्रॉपर्टी दी थी, ए पार्टी अब बी को बेचना चाहती है, तो वो दोनों आपस में एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले अथॉरिटी ने बिल्डर को दी, बिल्डर ने फिर कंस्ट्रक्शन की। जैसे ही बिल्डर के पास प्रॉपर्टी आ जाती है, अथॉरिटी का रोल खत्म हो जाता है, अथॉरिटी यहाँ खत्म होगी। नाउ इट्स बिल्डर, बिल्डर मींस डेवलपर। कि आप मानो कि डेवलपमेंट ने अथॉरिटी को दी, अब जो भी सॉरी अथॉरिटी ने दिया बिल्डर को, अब वो बिल्डर अलॉट करना चाह रहे हैं किसी और को। हाँ, वो बिल्डर ही अलॉट करेगा। अब नाउ बिल्डर इज द अथॉरिटी, अथॉरिटी का रोल खत्म हो गया, यहाँ अथॉरिटी है ही नहीं अब जो ट्रांजैक्शन अगर कल को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेमेंट होती होगी सारी, किसकी, जो जिस बिल्डर को अलॉट होता है फर्स्ट टाइम। बिल्डर को अलॉट नहीं, बिल्डर तो परचेज करता है, परचेज कर रहा है। बिल्डर अथॉरिटी से परचेज करता है लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड। तो अलॉटमेंट का यूज वो कंस्ट्रक्शन या फिर डेवलपमेंट के लिए करते हैं। कौन? अलॉटमेंट वर्ड का यूज, अलॉटमेंट वर्ड का यूज जो प्रॉपर्टी बिल्डर बना रहा है। अब बिल्डर को मान लो एक पीस ऑफ लैंड मिला, उस पे उसने फ्लैट बनाए, मकान बनाए, फ्लोर्स बनाए, कुछ बनाया, उसमें से जो जो चीजें जहां जहां जो जो चीजें बनाई, मान लो यहाँ पे एक मकान जो है सालिनी ने खरीदा, जिस मकान बना के देने की जिम्मेवारी यहाँ बिल्डर की है। बिल्डर आपको पूरा कंप्लीट तैयार करके मकान बना के देगा। बनने से पहले नहीं होगा वो क्या? अलॉट बनने से पहले? हाँ, बनने से पहले होगा। कोई भी आएगा वहां क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। और जैसे अलॉटमेंट का आपने बताया, लेकिन इसमें तो पेमेंट ऐसे होती है ना कि थोड़ा बन गया तब थोड़ा दिया, ऐसे। हाँ, पेमेंट प्लान के हिसाब से होगी। अभी बात हो रही है अलॉटमेंट की, और अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट ट्रांसफर की। जैसे डीडी है, आप डीडी को भूल जाओ। बिल्डर एक पार्टी की पार्टी को दे रहा है, तो वो क्या किस बेस पे दे रहा है? पूरी पेमेंट नहीं, जितनी पेमेंट हो चुकी है, जितनी हो चुकी है। हाँ, अब मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। और बाकी की जैसे जैसे होगी, तो जैसे जैसे होगी वो बी पार्टी पे करेगा। जो खरीद रहा है अब पेमेंट प्लान के हिसाब से, पेमेंट प्लान जो है उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 10 बार में पेमेंट होनी थी। मान लो 1 से लेके 10 बार में पेमेंट होनी थी। इसमें से 3 बार की पेमेंट जो है वो सालिनी पे कर चुकी है। जो हमने सालिनी का, वो सिर्फ 3 बार की पेमेंट देगा। 3 बार की सालिनी ने पेमेंट करी है, वो 3 बार की सालिनी पेमेंट इस एग्रीमेंट टू सेल में बी पार्टी से ए पार्टी ले लेगा। हाँ, प्लस अपना प्रॉफिट भी ले लेगा, जितनी बड़ी है। ठीक है। सर, इसमें जो प्लान बना है, अब 3 के बाद जो 10 नंबर तक है वो बी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की। इसके लिए परमिशन चाहिए होगी बिल्डर की। जो ये हमारा पेमेंट प्लान बना है वो तो कंस्ट्रक्शन वाइज बना था। हाँ, कंस्ट्रक्शन लिंक। तो इसमें हम अपना प्रॉफिट लगा कर कैसे दे सकते? वो ऐसे दे सकते हैं कि जब शालिनी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उस समय रेट था एक्स अमाउंट, ठीक है, जो भी ऐसा है। आज बिल्डर जो है वो 5000 एक्स की दे रहा है। मैं बता रहा हूँ, आप थोड़े दिन पहले एक मोबाइल की या एक लैपटॉप की बात कर लें, या किसी भी एक प्रोडक्ट की बात कर लें। एक मोबाइल जो है उसकी ईएमआई नहीं होगा, इसमें ईएमआई नहीं होगा। कोई प्रोडक्ट उठाते हैं, मान लो ये मार्कर की प्रोडक्ट उठाते हैं। ये मार्कर पिछले साल 10 रुपए का था या 20 रुपए का था। अब इस साल ये मार्कर 25 रुपए का बिक रहा है, ठीक है। किसी दुकानदार ने इसका पिछले साल स्टॉक कर लिया, उसको पता था ये अगले साल 25 रुपए का हो जाएगा, और इस पेन का मार्कर का स्टॉक उसने मान लो 2 कार्टून या 15 कार्टून 20 कार्टून जो भी उसका कैपेसिटी थी उसने स्टॉक कर लिया। अब पिछले साल जब उसने स्टॉक किया तब उसने उसको 20 रुपए का बेचना था, और खरीद उसकी एमआरपी से कम होगी। उसका अपना कमीशन या अपना प्रॉफिट होता है, मान लो 18 रुपए का। हम ये कहते हैं 20 का ही खरीदा, हम कंफ्यूजन में नहीं आते उसके प्रॉफिट के। उसने 20 का खरीदा, उसको पता है अब ये 25 का हो जाएगा, एमआरपी इसकी बढ़ने वाली है कंपनी में। अब आज की डेट में 25 का हो गया है। अब आज की डेट में आप जब लेने जाओगे प्रॉफिट उसको मार्कर को, तो आप किसी भी दुकान पे जाओगे तो आपको 25 का मिलेगा, ठीक है। अब वो दुकानदार इसने पिछले साल स्टॉक कर लिया था 20 के भाव में। अब वो दुकानदार कह रहा है ये है तो 25 का, मैं आपको 2 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं, आप मुझे 23 का ले जाओ। तो सेल किसकी बढ़ेगी?
अब उसका एमआरपी तो 25 है ना जी में। मैं मान लो कि बेसिकली बिल्डर जो है, जो प्रॉपर्टी बिल्डर की जो प्रॉपर्टियां खरीदी जाती है ना, तो वहां पे ये नहीं होता कि आप जो है 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदोगे या 200 की खरीदोगे, 1 करोड़ की खरीदोगे, 2 करोड़ की खरीदोगे, ये नहीं होगा। वहां एक स्क्वायर फीट का रेट होता है। स्क्वायर फीट, 1 फुट, 1 फुट, 1 फुट, 1 फुट, ये स्क्वायर फीट ऐसा है। मान लेते हैं, मान लो सर कि ना प्रॉपर्टी थी 50 लाख की, ठीक है। नहीं, अब 50 लाख नहीं काउंट करेंगे यहाँ, यही कंफ्यूजन होगा। नहीं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझना है तो आप इसको समझो। बिल्डर के केस में हमेशा स्क्वायर फीट का रेट होगा। स्क्वायर फीट के हिसाब से पूरी बिल्डिंग का मान लेते हैं 50 लाख। हाँ ठीक है। और अब हो गया 60 लाख, उसमें से 50 लाख में से उसने पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग 10 लाख कर दिए, हाँ। ठीक है। तो ये 40 लाख, बाकी जो 10 लाख बढ़ेगा वो 40 और ये, अब वो 50, मतलब ये माइनस करके 10 नहीं 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 माइनस करके 10 जो ए पार्टी ने बिल्डर को दिया था, ठीक है, और 10 लाख जो बढ़ गया है, तो 10 जो ए पार्टी ने बिल्डर को दिया हुआ है वो 10 तो बी पार्टी ए से ले लेगा, 10 वो आगे, और जो 10 लाख बढ़ा है 60 लाख हो गया है, वो 10 लाख प्रॉफिट भी ए पार्टी का है। तो उसने 10 लाख लगा के 10 लाख ऊपर कमा लिए, 20 लाख कमा लिए उसने। अब बचे हुए जो 40 लाख हैं, 40 लाख जो बचे हुए हैं ना पहले का पेमेंट प्लान वही चलेगा बिल्डर का। बिल्डर पुरानी बुकिंग पे रेट नहीं बढ़ाएगा। जो पहली 3 पेमेंट उसने दे दिए जो हम बात कर रहे थे, वो किसके जिम्मे गई? वो बिल्डर। ए पार्टी, बी पार्टी? बिल्डर ए पार्टी। पहले इसका ना, रुको रुको, कंफ्यूजन हो गया, रुक जाओ मैं समझाता हूँ दोबारा समझा। हाँ हाँ, तुमने फिर ना डायरेक्ट अलॉटमेंट वाला ठीक से नहीं समझा। नहीं, डायरेक्ट अलॉटमेंट वाला समझा चुके हैं। अभी वो तो मुझे समझ में आया है। हाँ, अभी यार इसकी ट्रांजेक्शन समझाते हैं। अब हम ना प्रॉपर्ली समझाते हैं। ये है बिल्डर, यहाँ पे अथॉरिटी को भूल जाएंगे भैया। हाँ अथॉरिटी, यहां से है अलॉटी, इसको हम अलॉटी बोलेंगे। इसको हम मान लेते हैं ए पार्टी, ठीक है। अब एक सेल ऑफ फ्लैट है, सेल ऑफ फ्लैट, ये मान लो 2000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से बिका है, और इसकी टोटल कीमत है 50 लाख जो आपने बताया, ठीक है। टोटल कीमत कितनी है? 50 लाख। अब इसका पेमेंट प्लान क्या है? ये लगभग हम कितने बार करें इसको? हैं? 5 पॉइंट में मान लेते हैं कि 5 बार में पैसे देने हैं, 5 बार में देने हैं, तो 10-10 लाख रुपए करके पेमेंट प्लान है कि भाई 10 लाख रुपए बुकिंग जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे, बुक करोगे प्रॉपर्टी बुकिंग के टाइम पे, 10 लाख रुपए आपका जो नेक्स्ट स्टेज है, 10 लाख रुपए उससे नेक्स्ट स्टेज पे है, 10 लाख रुपए उससे नेक्स्ट स्टेज पे है, ठीक है। 10 लाख उससे नेक्स्ट स्टेज पे है, तो टोटल जो है, मैंने 1 लाख लिख रहा हूँ ये तो, ठीक है। तो टोटल हमारा 50 लाख रुपए ऐसे करके होता है। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, 5वीं स्टेज। अब शालिनी ने 10 लाख रुपए फर्स्ट स्टेज पे लगाए, और सेकंड स्टेज पे आते आते या थर्ड स्टेज पे आते आते शालिनी का मन बना कि इस प्रॉपर्टी को, ए पार्टी का जो शालिनी को हम करें ए पार्टी, उसका मन बना कि इस प्रॉपर्टी को मैं सेल कर देती हूँ, ठीक है। तो जब ए बुकिंग के टाइम पे और इस समय आने में कुछ तो टाइम लगा होगा, 6 महीने लगे होंगे, 4 महीने लगे होंगे, 1 साल लगा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है तो 2-3 साल का टाइम होता है, जनरली 2 से 3 साल लगते हैं, 24 महीने से लेकर 36 महीने का टाइम होता है। पेमेंट प्लान भी इस हिसाब से बना होता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल अगर आप देखोगे, नॉर्मल घर बनाने जाओगे तो उसमें भी 1-1.5 साल लग जाता है मकान बनाने में, नॉर्मल घर बनाने में, और वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी है तो उसमें टाइम लगता है। तो इस स्टेज पे आगे, थर्ड स्टेज पे आके शालिनी ने इस या ए पार्टी ने इसका डिसाइड किया कि मैं प्रॉपर्टी को बेचना चाहती हूँ। उसके पास बी पार्टी उसको मानवी मिल गई, मानवी रेडी है,
अब आज की डेट में जब जो स्पेन ये इस स्टेज पे आ गए, जब 2 साल 3 साल 2 साल या 1.5 साल बीत चुका है या 1 साल बीत चुका है, कुछ भी XYZ अमाउंट बीत चुका है टाइम, तो उस टाइम के बाद उस प्रॉपर्टी के मार्केट में कुछ ना कुछ तो रेट बढ़े होंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं हमेशा, ये फिक्स रूल है ना। और अच्छे बिल्डर्स के तो हमेशा बढ़ते हैं, जो जिसका डिलीवरी का टाइम प्रॉमिस किया हुआ टाइम पे डिलीवरी करता है, अच्छा कंस्ट्रक्शन देता है, क्वालिटी मेंटेन करके रखता है, उस बिल्डर की तो प्रॉपर्टी के हमेशा रेट बढ़ते हैं। हमने जैसे DLF का एग्जांपल लिया, तो DLF के तो प्रॉपर्टी के रेट हमेशा बढ़ते हैं। DLF के तो हालात ये हैं, अगर आज वो अनाउंस करे कि मेरे को 500 फ्लैट बेचने हैं, तो हाथों हाथ बिक जाते हैं, 1 घंटे में सारे 500 फ्लैट बिक जाते हैं उसके। लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं कि हमें मिल जाए DLF का प्रॉपर्टी। तो अच्छे बिल्डर के रेट, क्योंकि उनकी प्रॉमिसिंग टाइम, कितने टाइम पे डिलीवरी देनी है, प्रॉपर्टी बना के देनी है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड अदर एम्यूनिटीज, वो प्रॉपर्ली जो प्रॉमिस किया जाता है वैसे तरीके से देता है। ऐसे और भी बिल्डर्स हैं कई सारे। तो इस स्टेज पे आगे ये जब निकलना चाह रही है, तो इस स्टेज पे जो ये 2000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है, मान लो ये 4000 रुपए हो गया है यहां पे आगे। अब आज की डेट में अगर प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी लॉन्च हुई थी, जब वो खाली पड़ी थी जमीन, उस समय नक्शे पे था, सब कुछ कागज पे था। उस समय जब शालिनी ने बुकिंग की तो बिल्डर सस्ते में बेच रहा था 2000 रुपए स्क्वायर फीट पे, वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, वो खाली बेयर लैंड पड़ी हुई थी। उसमें बिल्डर ने बताया, देखो जी यहाँ मैं ये बनाऊंगा, यहाँ ये बनेगा, यहाँ पार्क बनेगा, यहाँ स्विमिंग पूल बनेगा, यहाँ ऐसा बनेगा, वहां ऐसा बनेगा। उस कागज को देख के शालिनी ने विश्वास जताया और बुकिंग करी। अब उसने काम शुरू कर दिया और एक सर्टेन स्टेज तक कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब सेंटिमेंट्स अलग हो गए कि हाँ यार कुछ बन रहा है। बनने के बाद प्रॉपर्टी बन जाएगी, जब अच्छी निखर के आएगी और सेफ समझ में आती है, जब फिजिकली लोग जाते हैं वहां देखने के लिए कि हाँ यार कुछ बन रहा है और प्रॉपरली बन रहा है, टाइमली बन रहा है, एवरीथिंग इज ऑन टाइम। तो बिल्डर को भी लगता है कि हाँ यार लोग मेरे पास, जब जब पेपर पे कागज पे था जमीन वो नक्शा, तब लोग कम आ रहे थे, विश्वास नहीं था लोगों को कि यार पता नहीं ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा। लेकिन जब बनता हुआ नजर आ रहा है, काम दिख रहा है, तो लोग ज्यादा आएंगे खरीदने के लिए। सेंटिमेंट चेंज हो जाएंगे ना कि भाई हाँ वहां पे काम हो रहा है, उस बिल्डर के पास जाओ, वो ठीक है, वो टाइमली डिलीवरी भी देता है, पहले पुरानी हिस्ट्री अच्छी है और अभी भी काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट पे भी, जिस प्रोजेक्ट को खरीदना चाहते हो, बेचना चाहता है, खरीदना चाहते हो। तो टाइम स्पेन के साथ साथ उसके रेट भी बढ़ गए। ठीक है, अब इस स्टेज पे 4000 के रेट के हिसाब से प्रॉपर्टी बिकती है। ठीक है, अब यहां ये इसका कंस्ट्रक्शन एरिया कितना होगा सर, लगभग कैलकुलेशन कर रहे थे 2500 स्क्वायर फीट, 2500 ना, 2500 स्क्वायर फीट का एरिया है। अब 2500 स्क्वायर फीट के एरिया में प्रॉपर्टी थी 5 करोड़ की, 50 लाख की 2000 के हिसाब से। अब 2500 स्क्वायर फीट का एरिया 4000 के हिसाब से 2500 गुना 4 1 करोड़ की होगी। ठीक है, अब शालिनी ने ये 3 पेमेंट तो दे चुकी है, 30 लाख रुपए। जो 30 लाख रुपए शालिनी बिल्डर को दे चुकी है इस स्टेज 3 तक, यहां तक की पेमेंट ये जा चुकी है यहाँ पे। तो बी पार्टी वो 30 लाख रुपए तो ये सीधे सीधे जो चले गए वो देगी। ठीक है, प्लस अब 4000 के हिसाब से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, और 1 करोड़ में से कितना परसेंट पेमेंट ये दे चुकी है? 60%, 60% पेमेंट जा चुकी है ना, 60%, 5 30 लाख जा चुके हैं ना, 50 लाख की है प्रॉपर्टी। ओरिजिनली बुकिंग जो है प्रॉपर्टी, क्योंकि जितने की बुक है वो तो उतने की ही रहेगी बुक्स में। आज की डेट में महंगी है वो, आज अगर हम बिल्डर से खरीदेंगे तो वो महंगी है, लेकिन पुरानी की डेट में वो उतनी की चलेगी जितने की बुकिंग कर रखी है। जब तक वो पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं होता तब तक उतने रुपए की ही मिलेगी प्रॉपर्टी। इंटरनल ट्रांसफर में 50 लाख की मिलेगी। अब यहाँ पे 30 लाख रुपए इसने क्यों दे दिए? जो बिल्डर को दिए हुए थे वो एज इट इज रिम्बर्स हो गए। ए पार्टी ने बिल्डर को दिए थे, बिल्डर से सॉरी बी पार्टी से ए पार्टी ने वो 30 लाख रुपए एज इट इज ले लिए, जो उसने एज इट इज दे रखे। अब बात आती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट में ये देखा जाएगा कितने परसेंट पेमेंट हो चुकी है, कितने परसेंट? 60% एज पर बुकिंग।
3 स्टेज में पेमेंट होगी ना। अब इस टोटल को परसेंटेज पे निकालेंगे तो कितनी पेमेंट हो चुकी है? एक मिनट। अगर सेकंड स्टेज में भी आएगा तभी प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे ना सुनो, इसी कैलकुलेशन चलते, कोई डिफरेंस नहीं इस कैलकुलेशन। ए और बी के बीच की ट्रांजेक्शन है अब, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्डर की ट्रांजेक्शन नहीं है। ए और बिल्डर के बीच का करार जो है, इन दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है वो है 50 लाख रुपए का। तो बिल्डर को किसी भी हालत में सिर्फ 50 लाख रुपए ही जाने हैं। हालांकि अगर आज की डेट में अगर बी सीधा बिल्डर के पास जाके खरीदता है ये प्रॉपर्टी, सीधा बिल्डर के पास ये प्रॉपर्टी जाके खरीदता है, तो आज की डेट में 4,000 रुपए के हिसाब से 2500 स्क्वायर फीट 1 करोड़ का बनता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? 4,000 रुपए 1 करोड़ का बनता है। अब बी जो है ना, बिल्डर से ना खरीद के ए से खरीदना चाहता है। अब एक से जब खरीदना चाह रहा है तो ए और बी के बीच की जो ट्रांजेक्शन है हम उसकी डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं आज। ए और बी के बीच की ट्रांजेक्शन, इसको हम अलॉटमेंट ट्रांसफर ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि भाई थर्ड स्टेज पे ए बी को बेच रहा है। थर्ड स्टेज में 1 2 3 10-10 लाख की 3 बार पेमेंट ए जो है बिल्डर को पे कर चुका है। तो वो जो बिल्डर को पेमेंट हुई है वो बी से ए रिम्बर्समेंट मांगेगा। तो 3 स्टेज की पेमेंट होगी हमारी 30 लाख रुपए। ठीक है, अब 30 लाख रुपए देने के बाद आज की डेट में वैल्यू कितनी है? 1 करोड़। 4,000 रुपए के हिसाब से 1 करोड़। और स्टेज कंस्ट्रक्शन ही क्या है? 60%। या कंस्ट्रक्शन स्टेज लगा हुआ है, पेमेंट 60%। 60% कैसे है? 50 लाख, ठीक है, गुना 60% करेगी तो कितना निकल के आएगा? 30 लाख। और 30 लाख की पेमेंट हुई है, इसलिए हम 60% मान रहे हैं। तो हम यहां पे डिस्कशन कर रहे थे ए और बी पार्टी की कैलकुलेशन। बिल्डर्स ने ए को दिया, ए से बी को गया, तो ए और बी की केस में अलॉटमेंट ट्रांसफर होगा क्योंकि अभी प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हो चुकी है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई तो हम स्टेज चेक करेंगे कितने स्टेजेस में पैसा जाना था। ठीक है, तो टोटल 5 स्टेजेस में पैसा जाना था। कितने पे जाना था? 5 स्टेज में। कभी भी परसेंटेज निकालते हैं तो 100% में खत्म हो जाता है हमारा। और 5 में से अगर 3 स्टेज चली गई तो 100 को 5 स्टेज में डिवाइड करोगे, 20-20 के कितने शेयर हो गए? 5। 20-20% के हो गए ना। तो 3 स्टेज जा चुकी हैं, तो 60% जा चुका पैसा। 60% में एक्चुअल पैसा कितना गया? 10-10-10-10 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए ए ने बिल्डर को पे किए हैं। ओरिजिनल अलॉटमेंट कॉस्ट यहां पे 50 लाख रुपए ही रहेगी। जबकि आज की डेट में अगर बी जो है बिल्डर के पास सीधा जाके अप्रोच करता है तो पहले 2,000 का रेट था, आज 4,000 रेट हो रहा है। 2,000 के रेट में 2500 रुपए के हिसाब से 50 लाख का प्रॉपर्टी बनती है। आज 4,000 रुपए के रेट के हिसाब से अगर बी जो है सीधा बिल्डर के पास लेने जाता है तो ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बनती है। 4,000 गुना 2500 1 करोड़। अब बी को पता चलता है या ए ने जो है मार्केट में निकाला हुआ है कि मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, तो प्रॉपर्टी मार्केट में निकाला जाए तो डीलर के थ्रू निकालते हैं। हम लोग बोलते हैं कि डीलर्स को बोल दिया मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं। ठीक है, तो ए को पता ने प्रॉपर्टी बेचना चाहता है और बी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, और डीलर को पता चला कि बी भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो डीलर बी को ये ऑफर मिला कि ये प्रॉपर्टी खरीद लो आप। इसमें फायदा दोनों का कैसे है ये समझाना चाह रहे, क्यों ये ट्रांजैक्शन होती है। क्यों नहीं बी जो है सीधा बिल्डर से जाके 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लेगा। आज की डेट में ए का फायदा क्या है और बी का फायदा क्या है ये ट्रांजैक्शन करने का, अलॉटमेंट ट्रांजैक्शन करने का। तो 30 लाख रुपए की पेमेंट ए ने बिल्डर को कर चुका है, जो कि हम यहां बता रहे हैं थर्ड स्टेज पे जाके। अब बी इंटर होता है, ए और बी के बीच में सबसे पहला डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा, दोनों के बीच में एग्रीमेंट टू सेल होगा। ठीक है, अब मैंने बताया कि 60% पेमेंट जा चुकी है। 60% तो कैलकुलेशन समझ में आ गई, 60% कैसे गई है। ठीक है, अब 60% की बची परसेंट 40% पेमेंट है। आज की डेट में अगर हम कैलकुलेशन करें तो 30 लाख रुपए की तो कैलकुलेशन नहीं आ गई। अब जो
एडिशनल अमाउंट है। एडिशनल अमाउंट कितना है? 50 लाख रुपए। 50 पहले था, 50 और हो गया, 1 करोड़ हो गया ना आज की डेट में। तो एडिशनल अमाउंट का भी 60% प्रीमियम आपको वापस, क्योंकि 60% की पेमेंट आपने दी थी, तो 60% का ही आपको बेनिफिट मिलेगा, 100% का नहीं मिलेगा। कितने का मिलेगा 60 भाई? जितने पैसे आपने दिए उसी का तो बेनिफिट लोगे। 30 लाख 30 लाख का बेनिफिट, 30 लाख पे किए थे तो 30 लाख के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। अब 50 लाख रुपए और पे होने, मतलब आज की डेट में बी जो है अगर सीधा बिल्डर के पास जाता तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलती, जबकि आज उसको ओरिजिनली 50 की मिल रही है। 60% की पेमेंट है, तो 60% की जो एक्चुअल पेमेंट है वो रिम्बर्स होगी, प्लस जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है उसका भी 60% होगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है इसमें? 50 लाख। 50 लाख ही है ना इसमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट। 2 से 4 हो गया ना, डबल हो गया रेट। रेट क्या हो गया? डबल हो गया, 2 से 4 हो गया। तो जो बढ़े हुए अमाउंट का उसका भी 60%, क्योंकि पेमेंट अभी 60% गई है, तो उसका आपको बेनिफिट भी 60% में मिलेगा। तो बढ़ी हुई रेट कितना है? 50 लाख। 50 लाख का 60% फिर निकालेंगे 30 लाख। ठीक है, तो ए और बी के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी वो होगी 60 लाख की। सेम रेट में बेच रहा है, जितना बंडल में बेच रहा है उतना ही। हाँ, सेम रेट में बेच रहे हैं हम, सेम रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम डिस्काउंट की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जितना बिल्डर को रेट मिल रहा है सेम रेट में बिक रहा है, तब भी बेनिफिट दोनों का है, तब भी दोनों का बेनिफिट काउंट करा रहा हूँ। 30 लाख कहाँ से आ गया बाद वाला? बाद वाला 30 लाख प्रॉफिट, ये 4000 के हिसाब से बेचा। 2000 की जगह 4000 का रेट हो गया, तो 4000 के हिसाब से प्रॉपर्टी कितनी की? तो 1 करोड़। ए और बी के बीच की जो ट्रांजेक्शन होगी उसमें बी जो है ए को 60 लाख रुपए देगा। 1 करोड़ तो हो गई। कहाँ से आ गया? हाँ जी, 30 लाख कहाँ से? प्रॉफिट का शेयर प्रॉफिट का 60% ना। 2 से 4 हो गया ना, जो 2000 रुपए गैप है उसका उसका क्या? प्रॉफिट शेयर। 2 से 4 हुआ, ठीक है, तो 30 लाख दिया इन्होंने। मेरे को बस इतना नहीं समझ रहा है 30 लाख कहाँ से आया? ये वाला 30 लाख ओरिजिनल प्रॉपर्टी कॉस्ट क्या है? आज की डेट में 50 लाख की इंक्रीमेंट हो गई है, तब जाके टोटल 1 करोड़ हुई है। तो इस 50 लाख में से कितना परसेंट पेमेंट हुई थी? कितना परसेंट पेमेंट हुई थी? 60%। तो जो बढ़ी हुई कीमत कितनी है? बढ़ी हुई कीमत कितनी है? 50 लाख। 50 लाख। इसकी इस बढ़ी हुई कीमत का बेनिफिट कितना मिलना चाहिए इसको? कितनी पेमेंट इसने करी थी? तो बढ़ी हुई कीमत की भी 60% ही बेनिफिट मिलेगा इसको। तो इसलिए वो 30 ओरिजिनल जो उसने पे किए थे और 30 उसकी बढ़ी हुई कीमत का बेनिफिट, तब जाके वो 60 लाख हो गया। जितना पे करेगा इंक्रीमेंट वैल्यू का भी उतना ही परसेंट मिलेगा। डेफिनेटली, ठीक है। अलॉटमेंट की कुछ क्या पॉलिसी वगैरह, रूल्स वगैरह है? नहीं, रूल्स नहीं है, वो तो एथिक्स है। रूल्स कुछ नहीं है, एथिक्स है। जितनी पेमेंट आपने करी उसी का तो बेनिफिट लोगे। आपने जो पेमेंट ही नहीं की उसका बेनिफिट आपको क्यों देंगे? जो बैलेंस 40% पेमेंट तो बी ने पे करनी है ना बिल्डर को। जो बैलेंस बचे हुए 40% पेमेंट है 20 लाख रुपए, ये तो बी बिल्डर को पे करेगा अब सीधा। और बी को कितने की प्रॉपर्टी पड़ी? अब सुनो, बी ने 40 लाख, ये प्रॉपर्टी ए और बी की ट्रांजेक्शन कितने रुपए की हुई? 60 लाख की, और बचे हुए 20 लाख रुपए बी ने बिल्डर को पे करने हैं। तो बी को बिल्डर की ये प्रॉपर्टी कितने रुपए की पड़ी? 80 लाख की होगी। आज की डेट में कीमत कितनी है प्रॉपर्टी की? 1 करोड़ की। बी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 80 लाख में खरीद ली, और भाव 1 करोड़ का दिया है। और इसमें भाव 1 करोड़ का दिया है। देखो, लेकिन still भी ना दी। 1 करोड़ के भाव दे के भी 20 लाख रुपए बेनिफिट बी को हो गया। 20 लाख का 20 ही तो होएगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने खरीद ली 80 लाख में। 80 में तो खरीदी ना, 60 तो वो उसने दे दिया। बी को ए को दे दे तो। हाँ, 60 तो इसने ए और बी के बीच में होगी ना ट्रांजेक्शन, और 20 और बिल्डर को देने हैं। मैं एक पार्टी का फायदा बोल रही हूँ। ए का पार्टी का फायदा। ए पार्टी का फायदा 30 लाख रुपए हो गया। उसने 30 लगाए थे, 30 कमा लिए। जितनी और- पेमेंट करेगा उसी हिसाब से होगा ना। जितनी की अगर हमारा 4 पेमेंट करा तो 4 के हिसाब से 4 के हिसाब से होते। और इस
इसमें जो डॉक्यूमेंट वगैरह बनने होते हैं उसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं ना, बता रहा हूँ ना, चीजें बता रहा हूँ। अब जब ए और बी की ट्रांजेक्शन हो रही होगी तो ए और बी के बीच में सबसे पहला एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट टू सेल। जब एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा तो ए जो है बिल्डर को अप्रोच करेगा कि भाई ये मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, ये हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, अब इसका खरीदार बी है, आज की डेट में मैंने ये प्रॉपर्टी बी को बेच दी है, अब सारी लेन देन बी करेगा। तो इस केस में बिल्डर जो है अपने रिकॉर्ड चेक करेगा कि पुरानी पेमेंट्स यहाँ इस स्टेज तक की कितनी पेमेंट आ चुकी हैं और उस ए ने आज तक कोई पेमेंट का डिफॉल्ट किया है, टाइमली पेमेंट किए नहीं किए हैं, कोई ड्यूज तो नहीं खड़े हुए आज तक की डिमांड के हिसाब से, आज तक जितने बिल्डर ने पैसे मांगे हैं एज पर दी पेमेंट प्लान उसके हिसाब से कोई पेमेंट पेंडिंग तो नहीं है। वो चेक किया, उसने पता चला कि उसके अंदर कोई पेमेंट नहीं है, तो वो दूसरा एक साथ में लेटर इशू करेगा, एनडीसी, नोटो सर्टिफिकेट या एनओसी कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसको, ठीक है। और उसके साथ साथ ही वो एक ए से बी के बीच में ट्रांसफर परमिशन इशू करेगा, ट्रांसफर परमिशन बिल्डर करेगा ना, बिल्डर करेगा बी के नाम पे। ये तो ए और बी के बीच में हो गया। ये दो डॉक्यूमेंट जो हैं, तीनों पार्टी नहीं, ए जो है बी के नाम पे इशू करेगा, ए को सीसी करते हुए कि हाँ भाई हमें ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपके कोई ड्यूज नहीं है। जनरली ये दोनों एक ही लेटर बना देते हैं कई लोग, लेकिन ये कई बिल्डर दो अलग अलग लेटर भी इशू करते हैं। ए और बी को ट्रांसफर परमिशन दो, हाँ, सर बिल्डर ये डॉक्यूमेंट इशू करेगा, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट के इशू होने के बाद अब बिल्डर बी जो है उस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया, आज की डेट में अलॉटी हो गया, ठीक है। अब जब भी बिल्डर जो है ये बचे हुए 20 लाख डिमांड करेगा, जिस भी तरीके से डिमांड करेगा या जो पेमेंट प्लान हमारा पहले से डिसाइड है उस डिमांड पे बी जो है बिल्डर को पेमेंट करेगा। अब इसमें दोनों का फायदा हुआ, 20 लाख रुपए तो बच गए बी के और 30 लाख कमाए ए ने। टोटल इंक्रीमेंट कॉस्ट कितनी थी? नहीं, 50 लाख 50 में से 30 का बेनिफिट किसको हुआ? ए को, और 20 का बेनिफिट बी को। इसलिए इस तरह की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती हैं। होम लोन में हमारे पास बिल्डर के केसेस में इस तरह की ट्रांजैक्शन बहुत सारी मिलेंगी। क्लियर है? और कुछ?